नमस्कार स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे अमेरिका में सदन। अमेरिका में 2 सदन बताए गए हैं। आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि अमेरिका में 2 सदन कौन कौन से हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा में अपन ने पढ़ा है कि उसका कार्यकाल 6 वर्ष बताया गया है और प्रतिनिधि सभा है वो क्या है, जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधि चुना हुआ सदन है और सीनेट है संघ के आधार पे। प्रतिनिधि सभा की अपन ने सदस्यों की संख्या 435 बताई थी और सीनेट में 100 सदस्यों की संख्या बताई गई थी। आज अपन पढ़ रहे हैं अमेरिका में सीनेट के कार्य एवं शक्ति, मतलब अमेरिका में सीनेट के क्या क्या कार्य हैं और कौन सी शक्ति सीनेट के द्वारा बताई गई है। सीनेट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सदन बताया गया। अमेरिका में सीनेट को संसार का सबसे बड़ा सदन और शक्तिशाली सदन माना गया है कि सीनेट जो सदन है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सदन है। इसकी पहली शक्तिशाली बड़ी व्यापक, उसकी शक्ति क्या बहुत ही व्यापक बताई गई है और वो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर पहली जो शक्ति है वो है विधायी शक्तियाँ। सीनेट का मूल शक्ति व्यवस्थापन संबंधी है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के 2 सदन समानपदी हैं और उनके अधिकार भी समान है। समानपदी जैसे प्रतिनिधि सभा और सीनेट, यानी दोनों को समान पद पे बताया गया है और समान ही उसको अधिकार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी सीनेट जो सदन है वो संसार का सबसे शक्तिशाली सदन माना गया है। उनके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किए जाए, पर केवल प्रस्तुतिकरण को छोड़कर अन्य सब बातों में सीनेट किसी भी वित्त विधेयक को पूर्णतः संशोधित कर सकती है। वस्तुतः कोई विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं किया समझा जाता है जब तक सीनेट उसे पारित न कर दे। यानी यदि प्रतिनिधि सभा के द्वारा भी यदि किसी विधेयक को पारित किया जाता है तो यदि कांग्रेस उसको जब तक पारित नहीं समझेगा तब तक सीनेट उसे पारित न कर दे। साधारण विधेयक के विषय में दोनों सदनों का शक्ति सब प्रकार से समान है। ये विधेयक दोनों ही सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक बताया गया है वो बताया गया है कि ये विधेयक दोनों सदनों की शक्तियां सब प्रकार से समान बताई गई हैं। यह विधेयक दोनों ही सदनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और ये तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक दोनों सदन उन्हें स्वीकार न कर लें। प्रतिनिधि सभा और सीनेट यानी दोनों सदन यदि इनको स्वीकार नहीं करता है तो उसे पारित नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी विषय पर कांग्रेस के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसको हल करने के लिए सम्मेलन समिति स्थापित की जाती है। इस समिति में अधिकतर लाभ सीनेट को रहता है क्योंकि उसके सदस्य अधिक कुशल और अनुभवी होते हैं। संवैधानिक विधेयों के संबंध में दोनों सदन की स्थिति पूर्णतः समान है। दोनों ही सदनों में संविधान संबंधी विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक माना गया है। यानी उसमें बताया गया है कि विधायी शक्तियां में बताया है कि वित्त विधेयक से संबंधित, साधारण विधेयक और संवैधानिक विधेयक, यानी इसमें दोनों को समान रूप से अधिकार दिया गया है प्रस्तुत करने के लिए और दोनों ही सदन स्वीकृत किया जाना आवश्यक माना गया है। अगली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका शक्तियां, यानी इस कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा से भी बढ़कर है तथा वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित करती है। कौन करता है? सीनेट। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में इसकी राजामंदी के बिना प्रतिनिधि सभा कुछ भी काम पूर्ण नहीं कर सकती है। इसके अवरोध से राष्ट्रपति भी मात खा सकता है। यानी सीनेट को सर्वोपरि सदन माना है, शक्तिशाली सदन माना गया है। कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की महत्वपूर्ण प्रथम शक्तियां संधियों के विषय में है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियां तब तक पूर्ण नहीं समझी जाएगी। कब तक? जब तक सीनेट उसे अपने 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले।
और तभी वे संधियां देश पर लागू होंगी। इससे सीनेट विशेष नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्ति का भागीदार बन गई है। अमेरिका के इतिहास में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब सीनेट ने संधियों को अस्वीकृत या संशोधित किया है। जैसे सन 1919 ईस्वी में सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था। तो यानी कहने का ये है, कार्यपालिका शक्ति, ये जो शक्तियां बताई गई हैं, ये सीनेट की शक्ति प्रतिनिधि सभा की शक्ति से बढ़कर बताई गई हैं। सीनेट की दूसरी प्रमुख कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। नियुक्तियों के पुष्टिकरण की है और इस पुष्टिकरण के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई कि सिर्फ सीनेट के परामर्श तथा स्वीकृति पर ही राजदूतों, मंत्रियों, न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, सीनेट की सहमति से ही इन किन की राजदूत, मंत्रियों, न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। इस शक्ति के द्वारा भी सीनेट द्वारा राष्ट्रपति पर अपना अंकुश बनाए रखती है। फाइनर के शब्दों में दोनों सभाओं द्वारा सीनेट व राष्ट्रपति के बीच शक्ति के जिस संतुलन की स्थापना होती है, उसमें सीनेट की इस शक्ति के द्वारा केवल यही निर्धारण नहीं होता कि कानून को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाएगी, वरन वह उस लेन देन के बीच भी मुहर का काम भी करती है जिससे नीति का निर्धारण होता है। यानी दूसरी जो सीनेट की कार्यपालिका की शक्ति बताई गई है। सीनेट की तीसरी कार्यपालिका शक्ति है वो विविध विभागों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना है और इस विषय में उसका निर्णय अंतिम होता है। इस शक्ति के कारण सीनेट प्रशासन पर नियंत्रण रखती है और युद्ध की घोषणा की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा के साथ सीनेट द्वारा भी प्रदान की जानी आवश्यक बताई गई है। तो आपने शक्ति जो पढ़ी है, पहली शक्ति जो पढ़ी थी वो विधायी शक्ति पढ़ी थी। विधायी शक्ति में साधारण वित्त विधेयक और सैनिक विधेयक, संवैधानिक विधेयक, यानी इन ये तो समान प्रतिनिधि और सीनेट को समान रूप से पारित करने की स्वीकृति की गई है। अगली जो शक्ति पड़ी थी वो कार्यपालिका शक्ति पड़ी है। वो सीनेट को संसार का सबसे उच्च सदन तथा संसार का सबसे बड़ा सदन माना गया है।